Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikodar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है हेनरी फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पहली वीडियो में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था ना, तो नेक्स्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी वो हेनरी फ्यूल ने दी थी। हेनरी फ्यूल जो है वो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है जी, जिसको अब फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है, ठीक है जी। उन्होंने 1916, ठीक है जी, 1960 में एक बुक लिखी थी जिसको इंडस्ट्रियल एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन बुक, ठीक है, उसका नाम था। उसमें उन्होंने क्या है 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। तो ये जो 14 प्रिंसिपल हैं अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किए जाते हैं, आज भी उनको फॉलो किया जाता है। तो हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मैनेजर है उसको ये 14 के 14 प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करने चाहिए। तो आज हम ये 14 प्रिंसिपल जो है वो वन बाय वन में उसको आपको कराती हूँ, ठीक है जी। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क कि हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था कि जो इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप है उनमें डिवाइड कीजिए, काम को है वो डिवाइड करो, ठीक है। कि हेनरी फ्यूल कह रहे थे कि जो वर्क है, ठीक है जी, उसको इंडिविजुअल और ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए ताकि जो हमारी अटेंशन है, हमारे एफर्ट है, वो स्पेशल टास्क पर हम उसको फोकस कर सके। फ्यूल ने प्रेजेंट किया था वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है जी, कि वर्क को करने का बेस्ट तरीका क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सब डिवीजन ऑफ वर्क मेक्स इट सिंपलर एंड रिजल्ट इन एफिशिएंसी, ठीक है जी। जब हम वर्क को सब डिवाइड कर देंगे, उनकी स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग उनको में डिवाइड कर देंगे, तो वर्क जो है वो सिंपल बनेगा और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज आएगी, इससे इंक्रीज होगी। तो इससे क्या है, इंडिविजुअल की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी और उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो एक्यूरेसी आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रिंसिपल था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना दोनों नहीं चल सकते, दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है जी। अथॉरिटी में क्या कहा गया कि हमने किसी को राइट प्रोवाइड कर दिया ऑर्डर के, वो दूसरे बंदे को ऑर्डर दे सकता है, उसको पावर प्रोवाइड कर दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में का मतलब है कि अकाउंटेबल, कि जिस पर्सन को हमने अथॉरिटी दी है वो अकाउंटेबल होगा, अगर कुछ भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए वो अकाउंटेबल होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कि क्या कह रहे हैं कि इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है जी, दोनों साथ साथ चलती हैं, ठीक है। अगर हमने अथॉरिटी जो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उससे क्या है, जो मैनेजर है वो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेगा। मैनेजर का जो सबॉर्डिनेट है उसने अथॉरिटी दे दी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, क्या तो उसको कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा, वो उसको नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होते चाहे नहीं। तो इसके लिए क्या है कि अथॉरिटी के साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करो कि अगर कुछ होता है तो आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो दूसरी साइड पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिना अथॉरिटी के दे दी तो पर्सन जो है वो इनफेक्टिवली बिहेव करेगा, कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई है पर उसको अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड की कि वो किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर दे सके, ठीक है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है वो इनमें बैलेंस होना चाहिए, दोनों साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मीन्स होता है सिंसियरिटी, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट करना अथॉरिटी की, और ठीक है ना, रेगुलेशंस जो है वो सारे फॉलो करना। जो इस प्रिंसिपल में ये अप्लाई होता है कि सबॉर्डिनेट जो है वो अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट करे, उनको ओबे करे, उनको फॉलो करे, ठीक है जी। डिसिप्लिन इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड ऑन द पाथ, ठीक है जी, पाथ ऑफ सबॉर्डिनेट। जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ और सिर्फ सबॉर्डिनेट के लिए नहीं है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। मैनेजमेंट के को भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज है, उसमें आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने टाइम पर कॉलेज आना है, टाइम पर ये सारे काम अपने लेक्चर्स लगाने। ये सिर्फ चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, वो चीज़ हम लोगों के, वो टीचर्स पर भी अप्लाई होती है कि आप लोगों ने टाइम पर आना है। कि हम लोग आपको तो कह रहे हैं कि टाइम पर आपका कॉलेज 9 बजे लगता है तो आप 9 बजे, पर हम क्या है, हम 9:30 आए, 10 बजे आए, तो वो डिसिप्लिन हम पर भी जो है इम्प्लाई होता है, हम पर भी वो चीज़ इम्प्लाई होती है कि हमने भी लेक्चर, अगर आपको कहा जा रहा है कि लेक्चर आपने टाइम पर लगाने हैं तो वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी टाइम पर क्लास पर में आए, ठीक है जी।
तो ये था डिसिप्लिन की डिसिप्लिन सिर्फ सबॉर्डिनेट्स के लिए नहीं होता, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के लिए ही होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है जी। हर वर्कर का सिर्फ एक ही बॉस होगा। ठीक है जी। क्योंकि इससे क्या है कि अगर वो सारे बहुत सारे लोग उसको एक बंदे को ऑर्डर दिए जाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ठीक है, जो सबॉर्डिनेट है वो दूसरे उसको सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से इंस्ट्रक्शन मिलेगी, एक से ज़्यादा पर्सन से नहीं मिलेगी। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो डिसिप्लिन है, अगर ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा पर्सन जो उसको ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो जो डिसिप्लिन है वो वीक हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, काम करने में डिले आ जाएंगे, स्कैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा और ओवरलैपिंग हो जाएगी एफर्ट्स की। ठीक है जी। तो यूनिटी ऑफ कमांड का यही मतलब है कि हर एक सबॉर्डिनेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होगा, उससे सिर्फ वही उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा और कोई नहीं। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन बी मूविंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो पूरे एक डायरेक्शन होनी चाहिए सभी की। ठीक है। जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान होना चाहिए। ठीक है जी। पीपल इंगेज इन द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है जी। जो सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे उनका सिर्फ सेम ऑब्जेक्टिव होगा सिंगल प्लान में। ठीक है जी। दिस इज एसेंशियल, इसलिए ज़रूरी है कि टू इंश्योर यूनिटी। ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है उनमें यूनिटी हो, कोऑर्डिनेशन हो इंटरप्राइज में। ठीक है जी। यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या है सबॉर्डिनेशन। ठीक है। जो एक पर्सन, ठीक है, जो द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी। एक पर्सन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। ओवर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को छोड़कर हम किसी एक पर्सन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो जाए एम्प्लॉय का और दूसरा होता है जनरल इंटरेस्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ठीक है, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको हम लेस इंपॉर्टेंस देंगे, बट जनरल इंटरेस्ट जो है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल फॉर चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ प्लांट, फॉर चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। ये क्या है, जो पूरी की ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज वेट मिनट, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज, सेवंथ पॉइंट इज रेम्यूनरेशन। ठीक है जी। रेम्यूनरेशन मीन्स होता है सैलरी। ठीक है। हमने अपनी जो सर्विसेज है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ने जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके बदले उसको प्राइस देना, उसकी सैलरी देना। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स सफिशिएंट एम्प्लॉयज, ठीक है जी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको सफिशिएंट एम्प्लॉय चाहिए तो उसको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बदले में भी उसको भी तो गुड रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करे, गुड सैलरी प्रोवाइड करे। ठीक है जी। दिस पॉलिसी गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। ये पॉलिसी जो है रेम्यूनरेशन की, ये दोनों एम्प्लॉयर को भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है और एम्प्लॉयज़ को भी। ठीक है जी। इसमें क्या है, बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना उनके चाइल्ड को, जो वर्कर है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उनका जो चाइल्ड है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेडिकल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास होती है, जो मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ले सकती है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो लेवल्स हैं उन पर दी जाती है। ठीक है जी। सारे जो है वो अथॉरिटी जो है डाउनवर्ड को फ्लो करती है। तो इसमें क्या है कि जो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है रिफाइनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या है कि डिपेंड करती है कि फैक्टर्स जो बिजनेस का साइज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है सुपीरियर्स का, डिपेंडेबिलिटी या अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स की एबिलिटी कितनी है सबॉर्डिनेट्स की। तो फ्यूल कह रहा है कि और फ्यूल ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो है डिसेंट्रलाइजेशन से क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो फ्यूल के अकॉर्डिंग है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज दोनों में बैलेंस क्रिएट करके रखें। अब वो डिपेंड करता है कि फैक्टर साइज, बिजनेस का कितना, एक्सपीरियंस पीरियड्स का कितना है। ठीक है जी। स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी। स्केलर चेन एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है कि जो ज्वाइन करती है मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को। ठीक है जी। टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक उनको एक कड़ी में जोड़ कर रखती है। तो एवरी मेंबर जो है उसको पता होता है कि उसका सुपीरियर कौन है, और जो सुपीरियर होता है उसको भी पता होता है कि उसका सबॉर्डिनेट कौन है। स्केलर चेन जो है गुड कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारा कॉलेज है। ठीक है जी। हमारा कॉलेज है, सबसे चेयरमैन पर्सन है
ठीक है जी। चेयरमैन सर हैं, फिर हमारे प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, फिर आप लोग, ठीक है। जैसे कि आप अगर कोई डिसीजन लेना है तो ठीक है, कोई डिसीजन लिया तो जो चेयरमैन सर हैं वो हमारे प्रिंसिपल सर को मैसेज कन्वे करेंगे, प्रिंसिपल सर हमें मैसेज कन्वे करेंगे टीचर्स को, तो हम लोग जो है वो आप लोगों को कन्वे करेंगे मैसेज। तो ये एक चेन है कि मैसेज जो है ऊपर टॉप लेवल से आप होकर मिडिल लेवल तक आता है। तो इस सारी चीज को क्या है, हम गैंग प्लैंक बोलते हैं, ठीक है जी। ये देखिए गैंग प्लैंक एक अरेंजमेंट होता है 2 डिफरेंट पॉइंट में, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पर है कि अगर एफ है, उसने कम्युनिकेट करना है पी को, तो उसको क्या है, पहले कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ई डी सी बी और ए को, फिर ए करेगा एल एम एन ओ को, फिर वो पी पर पाएगा। इसमें क्या है, वो टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या है कि उसमें जो है इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो ये गैंग प्लैंक जो है वो सीधा एफ से पी में एक ब्रिज प्रोवाइड कर देता है उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डर। पर ये एक मिनट यहाँ रह गया कि जो ये जो चीज़ है, वेट, ये जो चीज़ है कि भाई हर बार यही ज़रूरी नहीं होता पर कि हमने सीधा सबसे कम्युनिकेट कर लेना है, बट टाइम को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, टाइम हमारे पास कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा पी एफ का सीधा पी के साथ कम्युनिकेट हो गया। बट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है कि पहले हमने मिडिल लेवल से टॉप लेवल पर ही जाना है, फिर टॉप लेवल हमें फिर से वो डिसीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है कि हर एक थिंग, पीपल का ऑर्डर और किसी चीज़ का ऑर्डर बहुत ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर होता है, ठीक है जी, जो थिंग्स के लिए होता है उसको मटेरियल ऑर्डर कहते हैं, जो पीपल के लिए होता है उसको सोशल ऑर्डर कहते हैं। मटेरियल ऑर्डर का मीन होता है कि हर एक चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह पर प्लेस होनी चाहिए, ठीक है जी। हर एक चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में पड़ी हुई है वो हर एक अपनी अपनी जगह पर सेट होनी चाहिए, चाहे वो मशीनरी हो, कुछ भी हो। और सोशल ऑर्डर का मतलब है कि हमने राइट मैन राइट जगह पर प्लेस करना है, ठीक है जी। देयर मस्ट बी ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है जी। ऑर्डरली प्लेसमेंट होनी चाहिए, वुमन की, मैन की, मनी की, मटेरियल की। मिसप्लेसमेंट वेल लीड टू मिस इशू एंड डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है उनको फेयरनेसली ट्रीट किया जाए, उसको जस्टिस से ट्रीट किया जाए, काइंडनेस के साथ। ऐसा ना हो कि मैनेजर जो है वो शुड नॉट बी फेयर, मैनेजर जो है वो फेयर होना चाहिए सारों के साथ, इम्पार्शियल, वो किसी के साथ पार्शियल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है जी। जब वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ डील करता है, वो हर एक एम्प्लॉय को सिमिलर ट्रीट करेगा, ठीक है जी, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग सिमिलर ट्रीट करेगा, उनके साथ एज, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के अकॉर्डिंग वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। इक्विटी जो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट और मैनेजर्स हैं उनके बीच एक स्मूथ रिलेशनशिप बना रहे। डज नॉट मीन टोटल एब्सेंस ऑफ हैरेसमेंट। इक्विटी का मतलब यही नहीं है कि हमने टोटली एब्सेंस कर देना हैरेसमेंट्स को, ठीक है जी। इक्विटी मतलब कि सबको हमने इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको बेटर जॉब, वो वर्क तभी बेटर कर सकेंगे अगर उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, करियर प्रोग्रेस प्रोवाइड उनको इश्योर की जाए, ठीक है जी। एंड इनसिक्योर टेन्योर से क्या होगा, हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर से ऑर्गेनाइजेशन पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। फ्योल कह रहे थे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन, जब वो न्यू आते हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, न्यू वर्क करने में उनको यूज्ड, ठीक है जी, उनको हर एक चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर उनको पहले ही रिमूव कर दिया जाएगा तो वो अपनी सर्विस अच्छे से दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो उन पर टाइम लगाया था हमने, उन पर टाइम लगाया, एफर्ट लगाए, मनी लगाई ट्रेनिंग के लिए, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। तो हमें क्या है, जॉब में स्टेबिलिटी क्रिएट करनी होगी। इससे क्या उनके टीम स्पिरिट होगा, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैमिली की तरह मानेंगे, उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, क्वांटिटी वर्क की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉय को इनिशिएटिव लेने के लिए इनकरेज करे, उनको इनकरेज करे कि वो अपने सजेशंस प्रोवाइड करे, जो उनके पास आइडियाज़ हैं, मेथड्स हैं वर्क करने के लिए, वो प्रोवाइड करें, उनको इनकरेज करें कि वो अपने खुद से काम करें अपना, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद लें, ठीक है जी। वो ये हेल्प करती है कि हम एक ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग का एटमॉस्फेयर डेवलप करने में, ठीक है जी। इट इन क्रिएट एगरनेस टू इनिशिएट एक्शंस विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्पिरिट द क्रॉप्स। लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट द क्रॉप।
इसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, ठीक है जी, टीम स्पिरिट के लिए मोटिवेट करे कि उन्होंने टीम में काम करना है, हार्मनी के साथ काम करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहकर एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने हैं, स्मूथ रिलेशनशिप बनाने हैं टीम मेंबर्स में। तो ये था ई स्पिरिट दी कोर ऑफ कि हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको इनकरेज करना, मोटिवेट करना कि उन्होंने क्या है कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं एक दूसरे के साथ मिलकर हार्मनी में काम करें। ठीक है क्लास, होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर्स में। तो आप इन सब सारे जो 14 प्रिंसिपल हैं उनको अच्छे तरह समझ लें, याद कर लें। थैंक यू क्लास।